हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। ये आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर का लेक्चर 7 है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आज जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिंग के बारे में। रिंग यानी कि बलय। बलय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बलय को तो देखा होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। तो जो हम देखेंगे वो देखेंगे एक समान रूप से आवेशित बलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित यानी कि पूरी जो बलय है उस पर समान रूप से आवेश वितरित है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में, कुछ रिंग इस तरह से होती है, वरना आप लोगों ने कंगन देखा होगा तो कंगन जिस टाइप से होता है वैसी ही रिंग होती है। बीच में हॉलो यानी कि खाली और साइड में एक रिंग टाइप से होती है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि माना कि आवेशित वलय का केंद्र O है, जैसे कि डायग्राम में है, तथा त्रिज्या A है। इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ये एक वलय दे रखी है, इसका ये केंद्र है O और इसकी जो त्रिज्या है वो A है, और इस पर प्लस Q जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित का मतलब है कि जो आवेशित बलय है वो छोटे छोटे डी क्यू आवेश को हम कहते हैं, जब मानते हैं तो वो छोटे अवयव के लिए आवेश मानते हैं। तो छोटे छोटे डी क्यू आवेश से मिलकर ये पूरी रिंग बनी होगी। तो इसीलिए इस पे एक समान रूप से जो आवेशित बलय है, तो इस बलय पर पूरे पर छोटे छोटे डी क्यू आवेश से मिलकर बनी हुई है। और इस पर अगर ये वाला पॉइंट लें तो इस वाले पॉइंट पे जितना आवेश होगा वही इस वाले पॉइंट पे आवेश होगा, और जितना जितना हर एक बिंदु पर समान आवेश होगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे सेंटर पे O पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लो यहाँ पे अगर डी क्यू कोई चार्ज है जो कि अब छोटे छोटे अवयव से मिलकर पूरी रिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज होगा, सब जगह डी क्यू चार्ज होगा। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो प्लस है, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ लगेगा। ऐसे ही इसके बिल्कुल अपोजिट सममित मतलब होता है, इंग्लिश को सिमेट्री बोलते हैं। सममित मतलब कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है वैसा ही यहाँ पे भी पॉइंट होगा, तो उसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो इधर के लिए होगी, क्योंकि प्लस के कारण दूर की तरफ जाती है। वैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कारण इधर के लिए होगी। वैसे ही सममित के कारण यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसके कारण इधर होगी। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसके कारण इधर, और इसके कारण इधर, जिसे ई से डिनोट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इस वाले पॉइंट के कारण इधर, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। ऐसे ये कैंसिल कर रही है। पूरी रिंग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक दूसरे को क्या कर रही होगी, कैंसिल। तो यहाँ पर ई केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0, मतलब कि सेंटर पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है रिंग के, वो होती है 0। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पे जैसा कि अभी बताया डी क्यू चार्ज होगा जो कि छोटे छोटे चार्जों से मिलकर बनी हुई है पूरी रिंग। तो इस वाले इसके सममित अपोजिट भी डी क्यू चार्ज होगा। ऐसे ही अगर इस वाले पॉइंट पे लेके देखा तो यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज होगा, तो इसके अपोजिट भी डी क्यू चार्ज होगा। छोटे छोटे चार्जों से मिलकर बनी हुई है पूरी रिंग। तो इधर डी क्यू होगा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इसके अपोजिट डी क्यू होगा। ऐसे किसी भी पॉइंट पे ले लो, उसके बिल्कुल अपोजिट में भी उतना ही चार्ज होगा, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो शून्य आ रहा है, क्योंकि वो अपोजिट होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, वो है एक समान रूप से आवेशित बल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर
अभी जो निकाली थी वो निकाली थी सेंटर पे, अब निकालेंगे एक्सेस पे, जो उसका केंद्र है उसके ही अनुदिश एक्सेस पे निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम क्या है, इसे इंग्लिश में रिंग बोलते हैं और हिंदी में बल है। तो बल है जो कि जिसकी त्रिज्या ए है और इस पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इससे एक्स डिस्टेंस पर जो कि एक्सेस है ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इससे सेंटर से एक्स एक्सेस के जो एक्सेस है इसकी ये वाली, इसके ही सेंटर पे एक एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो कि ऊपर जो लिखा हुआ वो यही लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोई आवेश हम मानेंगे जो कि होगा डी क्यू, क्योंकि ये पूरी रिंग छोटे छोटे आवेश से मिलकर बनी हुई है। तो इसको ए भी मान लो। अब यहाँ पे जो आवेश आपका है वो है डी क्यू छोटा सा। तो इस वाले आवेश के कारण इस वाले पॉइंट पे हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी वाले पॉइंट के से, क्योंकि डी क्यू से जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है जिसको बोल देंगे आर। इस डी क्यू के कारण इस पी वाले पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी। और ये डी क्यू चार्ज के कारण है, छोटे से चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे भी हम लिखेंगे डी ई। और जो ये वाला एंगल कुछ बन रहा होगा वो बन रहा होगा थीटा। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी होगा थीटा। तो इस वाले रिंग के कारण हमें निकालना है पी वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए हमने एक रिंग में एक छोटा सा अवयव माना ए बी जिस पर आवेश होगा छोटा सा डी क्यू। तो डी क्यू के कारण हम निकालेंगे पी वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, समाकलन। जो इसका एक घटक आ जाएगा थीटा वो आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और जो इस दिशा में आ जाएगा थीटा से दूर वो आ जाएगा डी ई साइन थीटा। इसके क्या कर लेंगे, घटक तोड़ लेंगे अलग अलग। तो ये थीटा के पास वाला डी ई कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला डी साइन थीटा। जैसे डी क्यू यहाँ पे आवेश है, सममितता के कारण इसके अपोजिट डी क्यू चार्ज होगा सेम, उसके कारण भी पी वाले पॉइंट पे एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंपोनेंट होगा डीई के कारण, डी क्यू के कारण इस वाले पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही होगी डीई, जिसका अगर ये वाला थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा बाई एक्सिस में वो होगा डीई साइन थीटा, और जो कॉस में होगा थीटा के पास वाला वो होगा डीई कॉस थीटा। तो जो बाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होंगे डी साइन थीटा और डी साइन थीटा वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल, क्योंकि ये सेम है परिमाण में और विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो सिर्फ एक्सिस के अनुदिश जो डी कॉस थीटा लग रहा होगा उसी के कारण बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पहले तो डी क्यू के कारण इस वाले पॉइंट पे डी ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालेंगे। तो डी ई इक्वल टू बिंदु आवेश जो कि डी क्यू, उसके लिए लेक्चर 6 में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था वही लगेगा, क्योंकि ये डी क्यू क्या है, एक बिंदु आवेश की तरह है और वो आर डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चार्ज है डी क्यू और जो इसका डिस्टेंस है चार्ज का और जहाँ पे निकाल रहे हैं उसके बीच का, तो आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये जो लिखा हुआ है नीचे कि बिंदु पी पर वलय की अक्ष ओपी के अनुदिश, ये सेंटर ओ है इसका और ये पी वाला पॉइंट ओपी के अनुदिश
वैद्युत क्षेत्रों के घटक, जो घटक आपने इस डी ई के लिए डी कॉस थीटा डी साइन थीटा परस्पर डी कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे, परंतु अक्ष के लंबवत, ये आपकी एक्सेस है तो इसके ये लंबवत परपेंडिकुलर, जिसे 90 का एंगल, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और हिंदी में लंबवत, लंबवत घटक डी ई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अगर आप लोग फील लेना चाह रहे हो डायग्राम की तो इस तरह से ले सकते हो। जो डायग्राम होगा, जो रिंग होती है वो इस शेप की होती है आपकी, तो जी इस तरह से रखी हुई है और इसका जो एक्सेस है वो कुछ इस तरह से होता है। तो एक्सेस के आपको जो बताना है इस वाले पॉइंट पे बताना है, जहाँ पे ये उंगली टच हो रही है यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पे बताना है। तो ऊपर वाला जो एक्सेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जी एक्सेस की अनुदिश। ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, 2D में बना हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आपको इस वाले पॉइंट पे बतानी इसकी एक्सेस पे। अतः पूरी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो बिंदु P पर सिर्फ एक्स अक्ष के अनुदिश वाला जो घटक है डी कॉस थीटा के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जो लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगी, इसे डेल्टा से डिनोट कर दो टोटल को, अपॉन डी ई कॉस थीटा। समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से जो मान रखोगे वो हो जाएगा आपका 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। चित्र से कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स और ए की टर्म में निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो ये थीटा है तो ये क्या है आधार, और कर्ण क्या है आर। तो आधार आपका हो जाएगा एक्स, कर्ण हो जाएगा आर। पाइथागोरस थ्योरम से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डेल्टा ई इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दोगे 4πε0, और जो आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे, एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू एक्स अपॉन इसकी पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। डेल्टा ई 1/4πε0 डी क्यू एक्स अपॉन, इंटू में पावर क्या हो जाती है ऐड, तो इसकी 1 इसकी 1/2, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डी ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वलय के लिए निकाला है वो डी क्यू आवेश के कारण है, लेकिन हमें किसके लिए निकाली, पूरे संपूर्ण आवेश के कारण निकालनी है। तो इसको क्या कर लेंगे इंटीग्रेट, मतलब कि समाकलन। समाकलन में क्या होता है, जो छोटी छोटे अवयव होते हैं वो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो डी क्यू के जो अवयव है वो जुड़ जाएंगे और संपूर्ण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। 1/4πε0 एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डी क्यू। तो ये नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई, डेल्टा ई है वो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई 1/4πε0 एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। डी क्यू चार्ज है लेकिन टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो इसका समाकलन हो रहा है तो टोटल चार्ज हो जाएगा। या आप लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट लगा लो कि इनिशियल में 0 चार्ज था, बाद में क्यू हो गया तो इनिशियल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0
बाद में E, तो E इक्वल टू Q। ये आपका वलय के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आ जाती है। E इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके लिए केस के बारे में स्टडी करेंगे कि इस पे अगर केस जो लिखेंगे उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। पहला केस क्या देखेंगे, यदि P वलय के केंद्र पर है तब, अगर P वाला पॉइंट जो ये है अगर केंद्र पर हो, मतलब कि केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कितनी आएगी। तो अगर केंद्र पर P वाला पॉइंट मानेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर 0। तो ये इक्वेशन में लिखने पर रिजल्ट जो आया उसमें लिखने पर क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q और x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 3/2। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E कितना आ जाएगा 0। तो ये केंद्र पर E इक्वल टू 0, यानी कि वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वलय के केंद्र पर 0 होती है। सेकेंड केस क्या होगा, यदि बिंदु P वलय से बहुत दूरी पर है, मतलब ये P वाला पॉइंट है ये वलय से बहुत दूरी पर हो, मतलब कि इतनी दूरी पर हो कि A उसके लिए नगण्य हो जाए। तो यानी कि x ग्रेटर देन A, मतलब कि अनंत इन्फिनिटी पे हो या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो ये वाला, तो x ग्रेटर देन A। तो रिजल्ट में वैल्यू पुट करके देखेंगे 1/4πε0 इंटू QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे कि इससे समझ में आ रहा है x ग्रेटर देन A, तो A तो नगण्य ही है तो उसको लिखेंगे ही नहीं। तो E इक्वल टू 1/4πε0 QX, ए को लिखेंगे नहीं तो ये हो जाएगी x पावर 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और एक x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर P वाला पॉइंट रिंग से बहुत दूरी पर हो तो वह एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगी। वही नोट्स में लिखा हुआ है कि अतः बड़ी दूरियों पर स्थित बिंदुओं के लिए आवेशित वलय एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगी, जैसा कि मैथमेटिकली प्रूफ भी हो रहा है और इक्वेशन भी आ रही है। इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण होती है। अगर इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करें कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसके लिए हमें निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से बिंदु पर अधिकतम होगी, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है उसको बढ़ा घटा सकते हैं, इसीलिए देखें कौन से बिंदु पर अधिकतम होगी। इसके लिए हम करेंगे अपकलन। अपकलन से पता लग जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे अधिकतम होगी। एक केस और देखेंगे, अगर पॉइंट P है उसको इन्फिनिटी पे माने, तो इन्फिनिटी पे अगर मानेंगे तो उसके लिए आ जाएगा 1/4πε0 QX अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। मतलब कि अगर इन्फिनिटी पर वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो उसके बीच का जो दूरी होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए इन्फिनिटी, तो x बराबर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q और इन्फिनिटी अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे E इक्वल टू 0, मतलब कि सेंटर पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है वलय के कारण, और इन्फिनिटी पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वलय के कारण 0 होती है। और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में जो A से ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो, उसकी जो त्रिज्या है उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो, तो वहाँ पे बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है रिंग। ये तीनों केस इसके आ जाते हैं। अब वलय की इक्वेशन है उसके द्वारा उसका ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे। तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है वो निकालेंगे।
तो उसके निकालने के लिए हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि इक्वेशन आपकी दे रखी है, E इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो हम जो x के रिस्पेक्ट में ही इसे अवकलित करेंगे, d अपॉन डी एक्स। मैक्सिमम निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स, ई वाली वैल्यू जो कि लिखी हुई है वो लिख लेंगे, 1/4πε0 QX ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1/4πε0 क्यू क्या है, वो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे, तो q अपॉन 4πε0 अंदर बचेगा d अपॉन डी एक्स, एक्स और इसको ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस का। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या है वो, d अपॉन डी एक्स और u भी है, तो ये एक पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो पहला पद ऐसे ही d अपॉन दूसरे पद का अवकलन dx प्लस दूसरा पद ऐसे ही पहले पद का अवकलन। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में, q अपॉन 4πε0 पहला पद ऐसे ही और दूसरे पद का अवकलन d अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 3/2। फिर दूसरा पद ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2 पहले पद का अवकलन इक्वल टू 0। ये वाला जो कांस्टेंट पद है वो उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा अपॉन में, तो इधर बचेगा x d अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2 डी अपॉन डी एक्स एक्स। एक और फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला जो इस वाले कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है, ये सेकंड फार्मूला, अगर d अपॉन डी एक्स है और x के रिस्पेक्ट में ही n का फॉर्मूला है, तो पावर बाहर आ जाती है x और n जो पावर है -1 हो जाता है उसमें। तो वैसे ही करेंगे, x ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी -3/2, एक पद बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1, क्योंकि n -1। फिर ये वाला पद होता है तो इसका दोबारा अवकलन होता है, तो 2x। अगर आपको अवकलन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी अवकलन की, उस पर आप अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2, ये x का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा x -3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा -3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2 कॉमन, और यहाँ पे बचेगा -3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला टर्म जो है वो उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा अपॉन में, आपका बचेगा ये वाला टर्म -3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। -3x स्क्वायर है, ये +3
एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2x² प्लस a² इक्वल टू 0, माइनस उधर चला जाएगा, -2x² इक्वल टू -a², माइनस से माइनस कैंसिल तो 2x² बराबर a²। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी a²/2 रूट में, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-a/2। मतलब कि जो x विद्युत क्षेत्र का मान जो मैक्सिमम होगा, अधिकतम, वो x बराबर a/2 प्लस पर या -a/2 पर सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वलय के कारण। अगर इसके ग्राफ को बनाते हैं E और X के रिस्पेक्ट, E और X में, तो जो E सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, 0, इन्फिनिटी पे क्या थी, वो भी 0, और E मैक्सिमम कहाँ पे होगा, अधिकतम, अधिकतम होगा प्लस x इक्वल टू +-a/√2 पर। सेंटर पे 0 कब होगी, जब x बराबर 0 हो तब, और इन्फिनिटी पर कब 0 होगी, तब x बराबर इन्फिनिटी हो तब। तो ये 3 केस आ जाते हैं, तो इसी के द्वारा ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि x यहाँ पे 0 है तो सेंटर पे 0 है, और इन्फिनिटी कहाँ होगी, यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे क्या है, 0 है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगी, a/2 पर। a क्या है, इसकी रेडियस, त्रिज्या वलय की। तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। जो इन्फिनिटी पे एकदम से 0 नहीं करना है, ऐसे निकल जाएगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी ई मैक्स, तो वो कौन सा पॉइंट है, माइनस, क्योंकि इस साइड में माइनस में ग्राफ होता है, इस साइड में प्लस में, तो -a/√2 x दे रखा है आपका, और इस साइड में जो मैक्सिमम ये दे रखा है, तो ये आपका आएगा ई मैक्स, वो किस में आएगा, a/√2 में। तो आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। जो आपका ई सेंटर पे था तो सेंटर पे 0, ई इन्फिनिटी पे 0 तो 0, ई मैक्सिमम कहाँ पे, a/√2 पे, तो a/√2 पे -a/√2 पे। अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।